पक्ष को भी सुनो। भाग 3 इसकी 2 पार्ट में हम पहले इसकी व्याख्या कर चुके हैं। और भाग 3 में चूंकि चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा सा इसको बांटना पड़ रहा है। तो ये भाग 3 दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो इसके दूसरे पक्ष को भी सुनो, इसके 2 तत्व हैं। नंबर 1 सूचना और नंबर 2 सुनवाई। जैसे जब किसी को सुना जाए तो कैसे सुना जाएगा? जो सामने रहेगा तभी तो सुना जाएगा। तो जो प्राधिकारी कोई कार्य करता है या कोई निर्णय पास करता है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष आरोप लगाता है, दूसरी पक्ष उसकी सफाई देता है, प्रतिरक्षात्मक करता है। तो जिसे किसी जांच के आधार पे कोई कार्रवाई प्रोसीड करने के लिए दे दी गई, तो जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, प्राधिकारी या निर्णय देने वाला अधिकारी उसको नोटिस जारी करेगा, उसको सूचित करेगा। सूचना नोटिस द्वारा जारी होगी कि उसको सूचित किया, और सूचना युक्त तो होनी चाहिए। जिसको सूचित किया गया है तो उसको इसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि सूचना हमको मिली है या हमारे पास ये कार्यवाही प्रस्तावित है हमारे विपक्ष में, हमारे खिलाफ। तो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से सूचित होना चाहिए। जैसे किसी को नोटिस भेजी गई, वो आदमी नहीं मिला, नोटिस वापस आ गई, तो ये सूचना उसको नहीं मिली, ये माना जाएगा कि नोटिस की तामीली नहीं हो पाई है। वह आदमी जिसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है वो सूचित नहीं हो पाया है। तो उसको जो है ऐसी सूचना कि किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, नोटिस द्वारा हो, या विशेष रूप से किसी कर्मचारी द्वारा दी गई हो, तो उसको सूचना होनी चाहिए। सूचना मस्ट है। और जब तक वो सूचित नहीं होगा तब तक वो अपनी प्रतीक्षा करने के लिए कैसे उपस्थित हो पाएगा, या अर्थात उपस्थित नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रथम स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो ये नंबर 1 सूचना देना। और नंबर 2 अच्छा, मैंने सूचना दी गई है, यदि सूचना नोटिस को दी जाती है और वो नोटिस लेने से कतराता है, उपस्थित नहीं होता कि नोटिस तामीली हमारे ऊपर हो जाएगी, तो जानबूझकर नोटिस लेने के लिए कतरा रहा है। तो एक बाद में एक मुकदमे में नोटिस भेजी गई, और जो कि कई दफे नोटिस भेजी गई, तो जिसके विरुद्ध नोटिस भेजी गई है वह व्यक्ति जो है नोटिस लेने के लिए कतरा रहा है, ताला बंद करके अपने घर में चला गया, तो नोटिस चस्पा कर दी गई उसके गेट पे। तो न्यायालय ने पर्याप्त माना, नोटिस की तामीला पर्याप्त माना। यद्यपि उसने अपने बचाव में अपने तर्क में प्रस्तुत किया कि नोटिस उसके ऊपर तामील नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायालय नहीं माना कि नोटिस लेने से कतरा रहा था, वो अवॉइड कर रहा था नोटिस लेने से, इसलिए नोटिस की तामीला पर्याप्त मानी जाएगी। अच्छा, नंबर 2 सुनवाई। सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई का युक्त अवसर होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के विपक्ष में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है, उसको सुना जाना चाहिए, यानी उसको प्रतिरक्षा करने का अपना पूरा अवसर देना चाहिए। बिना उसको सुनवाई का अवसर दिए, बिना उसको प्रतिरक्षा का अवसर दिए, पूरी न्याय प्रक्रिया दूषित हो जाती है, पूरी कार्रवाई दूषित हो जाती है। इसलिए मस्ट है कि सुनवाई होना चाहिए, और सुनवाई युक्त होना चाहिए। यदि दूसरे पक्ष को ये लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई से साक्ष्य जो है हमारे खिलाफ जो पेश किया गया है वो मुझको जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में न्यायालय को, यानी प्राधिकारी को उसके बारे में उसको सूचित करना चाहिए, और वह सारे डॉक्यूमेंट, सारे पत्रावली, सारे कागजात उसको देने चाहिए, उसकी कॉपी उसको देने चाहिए,
ताकि वह विधिवत अपनी प्रतीक्षा कर सके, और बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए ये नहीं किया जाना चाहिए। सूचना ऐसी भी देनी चाहिए कि सूचना देने में जो सूचना दी गई है उस पे कार्यवाही का, यानी जो आधार लिया गया है कार्रवाई करने का, उसका विवरण भी अंकित होना चाहिए। यानी कार्यवाही जो है, जो सूचना आपको अदालत बुला रही है या प्राधिकारी आपको बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, तो उसका विवरण जो है उसमें अंकित होना चाहिए। तो यदि विवरण अंकित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति को चार्जशीट दे दी गई है, नोटिस दी गई है, लेकिन किस लिए नोटिस दी गई है, चार्जशीट किस लिए दी गई, उसका विवरण अंकित नहीं है उसमें, तो वह प्रक्रिया दूषित हो जाती है। तो इसलिए जो है उसमें विवरण भी अंकित होना चाहिए। विभागीय जांच, विभागीय जांच में जब विभागीय जांच की जाती है और जांच करने के बाद वो जांच रिपोर्ट जो है ऊपर वाले अधिकारी को समक्ष पेश किया दिया जाता है, और जिसके विरुद्ध जांच की गई है उसको जो है कार्रवाई के लिए उसको नोटिस दी जाती है। तो इसमें जो है जिसके विरुद्ध जांच की गई है उसको पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वह जो है जांच जो हुई है उसके विरुद्ध वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन दे सके। तो यदि उसको जो है अवसर नहीं दिया जाता है तो जांच प्रक्रिया, यानी उस पर जांच प्रक्रिया के बाद जो निर्णय लिया जाता है वह दूषित हो जाता है। क्योंकि प्रक्रिया मस्ट है, जांच प्रक्रिया के उसको देना, क्या जांच में क्या हुआ है, क्या किस प्रकार जांच की गई है, जांच में क्या पाया गया, उसके खिलाफ कुछ पाया गया कि नहीं पाया गया। तो यदि कुछ पाया गया उसके खिलाफ तो इसकी प्रतिरक्षा करने के लिए उससे पूछना चाहिए जिसके विरुद्ध किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो जांच प्रक्रिया और उस जांच प्रक्रिया के आधार पर जो निर्णय लिया गया है, विभागीय जांच की गई है, विभागीय कार्रवाई की गई है, विभागीय कार्रवाई प्रोसीड की गई है, वो भी जो है दूषित हो जाती है। और विभागीय जांच में अपना प्रत्यावेदन, अपनी प्रतिरक्षा का अवसर जो है उसको मिलना चाहिए, जिसके विरुद्ध जांच चल रही है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई प्रोसीड की जा रही है, उसको जो है प्रत्यावेदन दे सकता है, और प्रत्यावेदन पे विचार करने के बाद ही आगे की कार्रवाई प्रोसीड की जानी चाहिए। एक मामले में भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पेज 471 में एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें जो है जो जांच सामग्री थी, जांच सामग्री के आधार पे अभियुक्त को जो दंडित करना था, वह सामग्री जो है उसके नॉलेज में, उसके ज्ञान में, अभियुक्त के ज्ञान में नहीं दी गई, लेकिन उसी आधार पे जो जांच सामग्री थी उसी आधार पर उसको दंडित किया जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसमें जो जांच हुई है और उस जांच रिपोर्ट पर उसको दंडित किया जाना है, तो वह रिपोर्ट जो है उसके ज्ञान में आनी चाहिए कि वह रिपोर्ट क्या है, उसके खिलाफ क्या प्रमाण है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी जा रही है। तो इसमें जो कि इस केस में विभागीय जांच में वो उसको जांच सामग्री जो थी उसको से ज्ञान नहीं कराया गया था, यानी उसको सूचित नहीं किया गया था, उसके बारे में अभियुक्त को बताया नहीं गया था। तो इसलिए जो है अनेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रक्रिया जो है दोषित मानी और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन बताया एवं विरुद्ध जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया। एक नेक्स्ट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट RC थॉमसन बनाम मेडिकल कॉलेज कालीकट AIR 1984। इस मामले में
कालीकट मेडिकल कॉलेज के प्रवर छात्र यानी सीनियर छात्र जो है, सीनियर स्टूडेंट जो है, अवर छात्र यानी जूनियर स्टूडेंट के विरुद्ध जो है वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए, अश्लील व्यवहार किए और उनको परेशान किए, जिसके आधार पे मेडिकल कॉलेज ने उन छात्रों को, उन प्रवर छात्रों को, सीनियर स्टूडेंट को निलंबित कर दिया कॉलेज से। इसके आधार पे ये छात्र लोग जो है कोर्ट गए और कोर्ट से कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि जो बयान लिए गए, जो अभी साक्ष्य लिए गए हैं, वो हमारे सामने नहीं लिए गए, उन व्यक्तियों के सामने, उन छात्रों के सामने नहीं लिए गए जिनके साक्ष्य लिए गए हैं, और उनको प्रत्यक्षा का अवसर भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार जो है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। इसलिए जो निलंबन आदेश था वो जो है दोषपूर्ण था, दूषित था, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना। न्यायालय ने कहा ना, अब यह जो है, इसमें जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, और इसको अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह जो है इसमें जो है नहीं लागू होगा, क्योंकि मामला ऐसा है कि इसमें जरूरत नहीं थी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना, तो इसमें अस्वीकार कर दिया। और अब चूंकि कहाँ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन कहाँ किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, ये परिस्थितियों पे और केस की जटिलता पे ये निर्भर करती है। ये डिपार्टमेंट का, ये न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है कि वो कब किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय का उद्देश्य विफल हो जाता है। जब न्याय का उद्देश्य विफल होने की स्थिति में हो, न्यायालय देता है कि यदि प्रतिरक्षा का अवसर या सामने सुनवाई का अवसर इस ढंग से कोई दिए कुछ किया जाता है तो न्याय जो मिलना है, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो जो है वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक पॉइंट है मौखिक सुनवाई। क्या मौखिक सुनवाई का अधिकार है लॉ में, कानून में? क्या मौखिक सुनवाई का अधिकार है? तो इसका उत्तर यह है, मौखिक सुनवाई अधिकार स्वरूप में नहीं मांगा जा सकता है जब तक कि उस एक्ट में या उस अधिनियम में स्पष्ट प्राविधान न हो। यद्यपि कुछ मामलों में मौखिक सुनवाई अनिवार्य की गई, मौखिक सुनवाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत सुनवाई होनी चाहिए, और कुछ मामलों में कहा गया है कि जब तक एक्ट में, जब तक अधिनियम में प्रावधानित न हो स्पष्ट रूप से कि मौखिक सुनवाई भी की जानी चाहिए, तब तक अधिकार स्वरूप में मौखिक सुनवाई नहीं मांगी जा सकती। मौखिक यदि पत्रावली कोई नोटिस दी गई, उसका जवाब हुआ तो लिखित रूप में किया जा सकता है। लिखित रूप में ही जो भी न्याय निर्णय लेना होगा लिखित रूप में ही हो जाएगा, मौखिक आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ केसों में मौखिक आवश्यकता पर बल दिया गया है, वो न्यायालय के विवेकाधीन है। जो सबऑर्डिनेट अफसर है, जो सीनियर अफसर है, उसके विवेकाधीन है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अलग अलग निर्णय दिया है, और अंत में कहा कि कहीं आवश्यकता है तो कहीं आवश्यकता नहीं। तो वो विवेक जो है, अपने विवेक से प्राधिकारी जो है उसका निर्णय करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सुने वही निर्णय दे, इस पे ध्यान रखिएगा। वन हु हियर मस्ट डिसाइड,
यानी जो व्यक्ति सुने वही निर्णय दे दे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो सुने वही निर्णय दे, या मतलब इसका हुआ कि जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता या दोनों पक्ष के लोग जो सुना रहे हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं, उसी में से छांट के निर्णय देना है। यानी अर्थात जो दोनों पक्ष के लोगों ने, दोनों पक्ष ने जो बातें कही, जो अधिकारी बैठा है, जो न्याय निर्णय के लिए अधिकारी बैठा है, जो न्यायालय बैठा है, तो वही जो है दोनों पक्ष के लोग जो बात कहें, जो सुसंगत या रेलेवेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट पॉइंट जो बोले, जिसपे बहस हुई है, तो वही निर्णय देना है। यानी उसी में से छांट के निर्णय देना है। यानी जो परिधि है उसका क्षेत्राधिकार वहीं तक है अथवा इसके बाहर भी है। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें है, जिसका दूसरा अर्थ है जो सुने वही निर्णय दे। इसका दूसरा एक अर्थ और निकलता है कि जो व्यक्ति, जो न्यायाधीश, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो सीनियर अफसर, प्राधिकारी, जो सुनता है केस को, जो मामले को सुनवाई करता है, चाहिए कि वही फैसला दे। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुने कोई और, फैसला कोई और दे। इसका दूसरा अर्थ हुआ। तो जो सुने वही निर्णय दे। प्रथम यह कि जो सुनाई गई उसके बाद उसी में से निर्णय देना है। दूसरा अर्थ इसका है, जो व्यक्ति सुना है, जो अधिकारी सुना है, वो अधिकारी निर्णय दे। ऐसा नहीं होना चाहिए सुने कोई और अधिकारी, निर्णय कोई और अधिकारी दे। तो नंबर 1 नहीं, नंबर 2 बात, नंबर 2 वाली बात कि जो अधिकारी सुने वही निर्णय दे। इसमें जी नागेश्वरम राव बनाम APS RTC कारपोरेशन AIR 1969 SC सुप्रीम कोर्ट 363 पेज पे न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई वाला अधिकारी, न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्तिगत सुनवाई होती, जिसे कोई जज, कोई प्राधिकारी सुन रहा है, कोई मामला सुन रहा है, तो सामने जो है साक्षियों की गतिविधियों से वो बहुत सी जानकारियां हासिल कर लेता है। और जो उनके गतिविधि से, उनके सुनवाई से, व्यक्तिगत सुनवाई से, उनके साक्ष्य से, उनके हाव भाव से जो हासिल करता है, जो जानकारियां हासिल करता है, वह न्याय निर्णय में सहायक होती है, न्याय निर्णय में सुसंगत होती है, न्याय निर्णय में रेलेवेंट पॉइंट होता है। तो इससे जो है, अब जो अधिकारी एक सुन रहा है कोई केस, फैसला कोई दूसरा दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा वो डिफर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो अधिकारी सुने वही निर्णय भी दे। इसका एक कुछ अपवाद है, जो सुने वही निर्णय दे, और इसके कुछ अपवाद भी है। अच्छा, सुनवाई का अधिकार नहीं मिलता है जहां, वहां नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। यानी किसी भी न्याय की मंशा है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई यदि की जानी है, तो वह जो है बिना सूचना के, दूसरे पक्ष को बिना सूचना दिए नहीं की जानी चाहिए। जैसे किसी केस में, मान लीजिए किसी केस में कंपटीशन के आधार पर चयन हुआ, उसमें कई लोग हैं, जिसमें से एक आदमी का चयन हुआ, तो दूसरा व्यक्ति जो है, जो उसका अधिकारी है, वह कोर्ट में चला गया और उसने कहा कि नहीं साहब गलत हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कोर्ट में यदि गया, न्यायालय में गया
अपनी बात कहने के लिए, तो जो इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, डिपार्टमेंट से जिसका अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति हुई है, उसको पार्टी बनाना चाहिए। और न्यायालय का कर्तव्य है कि उसको भी सुनवाई का, उसको बिना सुने कोई आदेश नहीं पारित किया जाना चाहिए। कि डिपार्टमेंट ने जो प्रोसीडिंग एडॉप्ट किया है वो गलत है या सही, उसको चैलेंज किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति उसका लाभार्थी है, जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है, क्योंकि जब चुनौती दी गई है तो एक प्रकार से वह प्रभावित हो रहा है, तो उसको भी उसमें पार्टी पक्ष बनाना चाहिए और बिना उसको सुनवाई का अवसर दिए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये मस्ट है, यानी प्रभावित पक्ष। ऐसा नहीं है कि सबको पार्टी बना लो, जिसको चाहो उसको पार्टी बना लो, नहीं, रेलेवेंट सुसंगत पक्षकार जो है, जो उससे संबंधित प्रभावित पक्षकार हैं, वही उन्हीं को पक्षकार बनाना चाहिए, सबको नहीं। तो दूसरे पक्षों को भी सुनो, इसके कुछ अपवाद हैं। नंबर 1, जहां प्राधिकारी का कार्य न्यायिक नहीं, जहां जुडिशियल नहीं, जहां जुडिशियल वर्क नहीं हो रहा, प्रशासनिक हो रहा है या कोई कार्रवाई हो रही है, तो इसमें जो है दूसरे पक्ष को भी सुनो कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं, ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट, जहां संबंधित अभिकरण के काम प्रशासनिक कृत्य के, जहां जो अभिकरण जो है, जो डिपार्टमेंट है, जो न्यायाधिकरण अधिकरण जो भी है, उसके कार्य जो है प्रशासनिक है, तो ये प्रशासनिक है तो वहां भी दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं, इसके अपवाद है। नेक्स्ट, जहां पर नोटिस देने और सुनवाई देने, जहां पर नोटिस देने, सूचना देने या सुनवाई का अवसर देने पर न्याय की प्रक्रिया विफल हो रही है और शीघ्र सुनवाई की कार्रवाई में बाधा पहुंचती है, तो वहां पर भी दूसरे पक्ष को सुनो का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट जो है, जहां प्रभावित पक्ष को सुसंगत सूचना जो दिया जाना है, उसको दिए जाने पर लोकहित पर प्रभाव पड़ेगा, वहां भी नहीं, वहां भी दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाना चाहिए। और जहां पर शक्ति का प्रयोग अनुशासनिक है, वहां भी नहीं। जहां निवारक और शीघ्र रोकने के लिए कोई आदेश जारी करना, और वहां भी दूसरे पक्ष को सुनो का कोई नियम लागू नहीं होता। तो इसकी चर्चा जो है हम डिटेल अगले सेशन में करेंगे, लेकिन फिर भी जो है न्यायिक कल्प प्रशासनिक में तो दूसरे पक्ष को सुनो न सुनो वो तो अलग चीज है, लेकिन जुडिशियल में जहां न्यायिक कार्य होता है वहां दूसरे पक्ष को सुनना मस्ट हो जाता है। जब तक दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा तब तक उस न्यायिक प्रक्रिया जो है पूरी दूषित हो जाती है। तो ये दूसरे पक्ष को भी सुनो, तो इसके जो अपवाद हैं इसकी हम डिटेल चर्चा जो है अगले सेशन में करेंगे। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।